हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है हम पढ़ रहे हैं कार्बन ऑक्सीडेशन के बारे में। बीएससी 5th सेमेस्टर की ये वीडियो है और कार्बन ऑक्सीडेशन की इस यूनिट में हमने अभी तक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस देख ली थी। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट बनता है जिसे हम पाइरुवेट कहते हैं, उसके क्या क्या फेट हो सकते हैं, वो कौन कौन से अनदर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस कर सकता है, इसके बारे में हमने देख लिया था। अब आज इस वीडियो में हम उसका नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं कि अगर कंडीशन एरोबिक रिस्पायरेशन की होती है, मैंने आपको उसी वीडियो में कहा था कि एरोबिक रिस्पायरेशन के हर स्टेप को हम बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल था जो कि कन्वर्ट हो गया था पाइरुवेट मॉलिक्यूल में। अगर एक बार हम उसे थोड़ा सा रिवाइज करें कि अभी तक जो हमारा पूरा सिनेरियो था वो कहां तक पहुंचा था, तो हम बस इतना देखे थे कि हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल था और ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हमने कुछ स्टेप्स की प्रोसेस से कंप्लीट किया था और लास्ट में हमारे पास 2 मॉलिक्यूल मिले थे पाइरुवेट के। इतनी चीज अभी तक हमने देखी और इस प्रोसेस के बीच में हमें 2 एटीपी देखने को मिलता है और इस प्रोसेस में हमें यहाँ पे 2 NAD पॉजिटिव या NADH का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अभी तक हमने इतनी चीज देखी है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर पाइरुवेट जो है वो एरोबिक रिस्पायरेशन में एंटर करता है तो वहां पे क्या होता है कि ये पाइरुवेट जो है अगर इस तरीके से मान लीजिए एंटर कर रहा है, कहां पे, अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा, अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो ये प्रोसेस जो है विद इन साइटोप्लाज्म ही होगी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, ये कोशिका में क्या होगा कि पाइरुवेट जो है इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के इनर साइड में एंटर करेगा। पाइरुवेट जो है ये मान लो हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की सेल है। ये हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये सेल है, इस सेल के अंदर क्या एंटर करेगा, ये पाइरुवेट जो है एंटर करेगा। आपको पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की एक्सटर्नल मेम्ब्रेन होती है वो पोरिन्स वगैरह वाला स्ट्रक्चर इसके पास होता है और इनर मेम्ब्रेन जो है उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं। इसके सेंटर में जो साइटोप्लाज्म होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया का, उसे हम स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो ये जो पाइरुवेट था ये अब इसके मैट्रिक्स में एंटर कर चुका है। ये जो पाइरुवेट है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एंटर कर लिया है। अभी हम एक पाइरुवेट कैसे कैसे क्या क्या होता है उसके साथ उसके बारे में देखेंगे, फिर उसमें जो भी चीजें होंगी उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास एक ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट बने, तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पाइरुवेट जब यहाँ पे एंटर कर जाता है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप चलने वाली होती है जहां पे इस पाइरुवेट का फर्दर जो है ऑक्सीडेशन होने वाला होता है, उस स्टेप के जो प्रोसेस चलती है उसका नाम होता है क्रेब्स साइकिल। इसको क्रेब्स साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि क्रेब्स नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने साइकिल के बारे में बताया था, सो इट्स कॉल्ड अ क्रेब्स साइकिल। उनके नाम में, उनके ऑनर्स में, उनके सम्मान में हमने इस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल रखा है। उनका नाम क्रेब्स था, आगे कुछ और भी नाम था बट जो टाइटल था वो क्रेब्स था। तो पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। आपको पता है कि ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड है, पाइरुवेट जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है और जो आपका यहाँ पे पाइरुवेट पहुंचा है वो भी आपका 3 कार्बन कंपाउंड है। क्रेब्स साइकिल में 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट जो है वो एंटर नहीं कर पाता है, इसलिए ये पाइरुवेट जो है ये यहाँ पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस को दिखाता है। मतलब कि इस पाइरुवेट का जो 3 कार्बन कंपाउंड है उसमें से एक कार्बन जो है वो रिलीज हो जाता है, एक CO2 यहाँ से रिलीज हो जाता है, डिकार्बोक्सिलेशन की यहाँ पे प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस के रिजल्ट में आपको यहाँ पे NADH सिंथेसाइज्ड होता हुआ दिखाई देगा। अगर एक पाइरुवेट की बात करें तो एक NADH सिंथेसाइज करेगा। जब एक पाइरुवेट से एक हमारा एसिटिल एंजाइम कोए बनेगा तो हमारे पास यहाँ पे एक NADH सिंथेसाइज होगा और अगर इसी तरीके से हमारे पास एक ग्लूकोज के 2 पाइरुवेट है तो इस प्रोसेस में हमारे पास 2 NADH सिंथेसाइज होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एसिटिल
CoA का जो सिंथेसिस होता है, इस स्टेप में पाइरुवेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और हमारे पास यहाँ पे एक NaDH का फॉर्मेशन होता है एक पाइरुवेट को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने में। क्यों एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है? क्योंकि ये एसिटिल कोएंजाइम जो है वो स्क्रैप साइकिल में एंटर करता है और यहाँ से ये फर्दर एनर्जी के फॉर्म्स को रिलीज करता है, या फर्दर जो हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम बना है उसका जो है कार्बोक्सिलेशन होता है, उसके भी जो 2 कार्बन है वो वहां से रिलीज किए जाते हैं और आपका पूरा का पूरा जो C6H12O6 था वो अंतिम में जाके CO2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे देखिए जो कार्बन रिलीज हुआ है वो CO2 के फॉर्म में हुआ है। अभी तक हमने जो भी देखा था ग्लूकोज से पाइरुवेट तक, यहाँ पे अभी तक कार्बन 6 से स्टार्ट किया था और अभी तक हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट थे, लेकिन ये पहले स्टेप है जहां पे हमारे मॉलिक्यूल में से एक कार्बन जो है CO2 के फॉर्म में रिलीज किया जाता है। जब हम क्रेब्स साइकिल के बारे में डिटेल में देखेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि वहां पे जो रिमेनिंग 2 कार्बन है, जैसे कि आपका एसिटिल कोएंजाइम में जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उन कार्बन को भी हम CO2 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जो ओवरऑल रिएक्शन पढ़ते हो कि C6H12O6 जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ऑक्सीडाइज किया जाता है तो वहां पे CO2 और H2O बनता है और नंबर ऑफ जो C6H12 को हम जब लिखते हैं तो हम वहां पे जो कार्बन रिलीज करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं उसका नंबर भी 6 रहता है। हम क्या लिखते हैं? हम यही लिखते हैं ना कि C6H12O6 + 6O2, इसे जब हम रिलीज करते हैं तो हम यहाँ पे क्या पाते हैं कि 6 CO2 बनता है और इसके साथ ही साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि अभी तक हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेप चली थी इसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल था और इसके साथ 6 ही कार्बन मॉलिक्यूल अभी तक था, अभी तक एक भी CO2 नहीं बना था। लेकिन जैसे ही पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, ये CO2 जो आपका कार्बन होता है वो अब CO2 गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट करती है। एक कार्बन आपका यहाँ पे कन्वर्ट होता है तो आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल अब 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब हम क्रेब्स साइकिल देखेंगे तो वहां पे ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस 2 बार चलती है, तो वहां पे 2 कार्बन जो है रिलीज होते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो C6H12 में जो कार्बन था, 6 कार्बन था, वो जो है कि CO2 के फॉर्म में रिलीज होता है। क्योंकि आपको पता है कि ये 3 में कन्वर्ट हुआ है तो एक प्रोसेस में एक जो पूरा साइकिल चलेगा उसमें 3 कार्बन रिलीज होगा, जब दूसरा पाइरुवेट भी साइकिल में एंटर करेगा तो 3 कार्बन वहां से भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ये CO2 का सिंथेसिस कहाँ होता है। आप अभी तक जो रिएक्शन पढ़ रहे थे उसका अब हम नेचर देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप में चीजें बनती हैं। आज जो भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो है पाइरुवेट ऑक्सीडेशन, कि एक्चुअल में ये जो सिंपल सा हमने स्टेप लिख दिया कि पाइरुवेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्या ये इतना सिंपल रिएक्शन है या इसमें कुछ और चीजें होती है? इसे हम लिंक्ड रिएक्शन कहते हैं। जब आप स्टेप ऑफ मतलब कि आप जब कार्बन ऑक्सीडेशन के स्टेप्स लिखते हो तो आप जनरली ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिख देते हो एरोबिक कंडीशन में। लेकिन ये जो लिंक रिएक्शन है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी नेसेसरी स्टेप फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और ये जो आपका स्टेप है इसके बारे में हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि हमारे पास एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल होता है। अगर हम इस रिएक्शन को एक बार रिटन फॉर्म में लिखें कि हमारे पास एक पाइरुवेट मॉलिक्यूल है जो कि अभी अभी ग्लाइकोलिसिस से एकदम ताजा ताजा बन के निकला है। इस पाइरुवेट मॉलिक्यूल के साथ हम किसको ऐड करते हैं? यहाँ पे हम लेते हैं NaDH पॉजिटिव, जो कि आगे चल के एक्सेप्टेंस के बाद NaDH का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोसेस को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो ये पाइरुवेट जो है वो एसिटिल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये Na पॉजिटिव जो है वो NaDH में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही साथ में यहाँ पे जो CO2 है वो रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे जो एंजाइम काम में आएगा उसे हम कहते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे जो एंजाइम फंक्शनल रहेगा इट्स कॉल्ड पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, द एंजाइम कॉल्ड पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जो है हमारा एंजाइम है जो कि इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। मतलब कि पाइरुवेट से एक ऑक्सीजन छीन के बाहर फेंकने का और यहाँ पे एक NaDH का फॉर्मेशन करने का जो काम करता है वो कौन एंजाइम करवाता है? पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो है भले ही आपको एक नाम सिंपल सा मिल जाता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, पर पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो है ये एक मल्टी यूनिट
एंजाइम्स होता है। मल्टी यूनिट एंजाइम का क्या मतलब है कि छोटे छोटे एंजाइम, जैसे होता है ना कंपनी की छोटी छोटी यूनिट्स होती है, वो अपना काम करती है और फिर वो पूरा एक ओवरऑल रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो जैसे कोई भी कंपनी है, मान लो आलू की चिप्स बनानी है, तो आलू कहीं धुला जाता है, कहीं छीला जाता है, कहीं उसका कटिंग होता है, कहीं सुखाया जाता है, कहीं पैकेजिंग होती है, तब तो ओवरऑल प्रोडक्ट बनता है। वैसे ही पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम बनाने के लिए हमारे पास पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, जो कि मल्टी स्टेप्स होता है। इसमें हमारे पास 3 एंजाइम्स होते हैं, एक का नाम है E1, E2 और E3। ये 3 एंजाइम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये तीनों एंजाइम्स के पास, मतलब कि इन तीनों एंजाइम को काम करने के लिए 5 कोफैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अब कोई यूनिट आपने लगा दी कि भाई यहाँ पे आलू को वॉश करना है, यहाँ पे उसकी कटिंग करनी है और यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करनी है, तो क्या आपने बस यूनिट बना दिया, हो गया सब कुछ? हर का अपना अपना मैनेजर होता है, उसके लिए चेक करने के लिए लोग होते हैं। तो वैसे ही कोफैक्टर जो है वो इन एंजाइम की फंक्शनैलिटी को मतलब कि उसको रेगुलेट करता है। और यहाँ पे कुछ कोफैक्टर, जैसे हम इसमें से बहुत सारे कोफैक्टर विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन B2, B5, B1, ये सब जो है यहाँ पे कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। अभी तक आपको बस इतना समझना है कि पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम की सिंथेसिस हो रही है, इसे हम लिंक्ड रिएक्शन कहते हैं या पाइरुवेट ऑक्सीडेशन कहते हैं। पाइरुवेट ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में ये प्रोसेस साइटोसॉल के अंदर होती है। फिर हमने क्या कहा कि ये जो पाइरुवेट है ये एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा। इस स्टेप में हमें एक NADH बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो होगा, यहाँ पे एक NADH बनेगा और यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस होती है, मतलब CO2 ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा, हमें CO2 यहाँ से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अभी तक जो 3 कार्बन कंपाउंड था वो अब 2 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब स्पेशली हम बात कर रहे हैं इस एंजाइम की, जिसे हम कहते हैं पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम बेसिकली क्या करता है, ये इस कन्वर्जन के लिए काम करता है। ये एंजाइम 3 यूनिट से मिलकर बना होता है, E1, E2 और E3। ठीक है, पहले एंजाइम का नाम है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, दूसरे एंजाइम का क्या नाम है, डाइहाइड्रोलिपोपाइल ट्रांस एसिटाइलेज, और जो तीसरा एंजाइम है उसका क्या नाम है, डाइहाइड्रोलिपोइल डिहाइड्रोजिनेज। मतलब कि अगर आपको इसका नाम नहीं याद रखना है तो आप सिंपली E1, E2, E3 लिख सकते हैं। दो एंजाइम इसमें डिहाइड्रोजिनेशन का काम करते हैं और एक एंजाइम इसमें ट्रांस एसिटाइलेशन का काम करता है। तो आप सिंपली E1, E2, E3 लिख लीजिए। अगर आपको इतना भी आप एग्जाम में लिख देते हैं कि ये मल्टी स्टेप होती है, इसमें 3 एंजाइम के यूनिट्स होते हैं और 5 कोफैक्टर्स में काम करता है, तो भी ये आपके BSc के सिलेबस के हिसाब से इनफ है। ठीक है, जब आप आगे फर्दर स्टडी करोगे तो इनके नाम और इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में भी हम समझेंगे। तो हम एक बार ये सारी चीजें आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा रिटेन फॉर्म में चीजों को देख लेते हैं। अभी तक आपने जो समझा वो ओरली हमने भी चीजों को समझा है। पाइरुवेट ऑक्सीडेशन क्या कहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ पाइरुवेट अकर इन मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ पे ऑफ होगा और लिखा गया है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया साइटोसोल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्या कहा गया है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो पाइरुवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, आगे का जो उसका ऑक्सीडेशन होगा वो कहां पे होगा, मैट्रिक्स में होगा माइटोकॉन्ड्रिया के। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो ये साइटोसोल में होगा। ये चीज कही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। पाइरुवेट ऑक्सीडेशन कन्वर्ट पाइरुवेट ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब पाइरुवेट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में पाइरुवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है वो क्या होता है, कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अटैच टू अ कोएंजाइम ए, ये जो एसिटाइल है ये एक कोएंजाइम से अटैच्ड होता है, तो इसीलिए हम इसे एसिटल कोएंजाइम नाम देते हैं। प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में पाइरुवेट से एसिटल कोएंजाइम बनने की प्रोसेस में एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एसिटाइल एक्ट एज अ फ्यूल फॉर द सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसका नाम सिट्रिक एसिड साइकिल भी है क्योंकि यहाँ पे जो पहला प्रोडक्ट बनता है उसका नाम सिट्रिक एसिड है। एंड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, मतलब कि पहला स्टेप हमने सेलुलर रिस्पायरेशन का देख लिया था, क्या, ग्लाइकोलिसिस। एरोबिक कंडीशन में सेलुलर रिस्पायरेशन का जो दूसरा स्टेप है उसे हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो उस साइकिल की शुरुआत के लिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम का बनना। तो ये हो गया हमारा पाइरुवेट ऑक्सीडेशन के बारे में। थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं पाइरुवेट ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स के बारे में। देखिए ये 3 एंजाइम्स है पाइरुवेट ऑक्सीडेशन के,
पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिमूव किया जाता है, मतलब CO2 जो यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है पाइरुवेट में उसे रिमूव किया जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या है, NAD से NADH बनाया जाएगा। और तीसरे स्टेप में क्या है कि इस मॉलिक्यूल पे कोए एंजाइम जो है, जो कोएंजाइम जिसे COA से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस पाइरुवेट का जो कन्वर्जन होने के बाद इस पे अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम A बन जाएगा। मतलब कि ये जो स्टेप है, जैसे हमने सिंपली कह दिया कि पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम A बन गया, तो इसके लिए 3 स्टेप या 3 काम इसमें होता है। पहला क्या होता है कि एक CO2 निकाल दिया जाता है, दूसरा क्या होता है कि NAD पॉजिटिव से एक NADH बन जाता है, और तीसरा क्या होता है कि जो हमारे पास CO2 रिमूव करने के बाद जो पाइरुवेट बचा है, उस पाइरुवेट पे हम एक कोएंजाइम ऐड कर देते हैं, मतलब एसिटिल पे हम एक कोएंजाइम ऐड कर देते हैं, तो ये एसिटिल CoA हमारा बन जाता है। तो ये 3 स्टेप से होके आपका ये पाइरुवेट ऑक्सीडेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अगर हम पाइरुवेट ऑक्सीडेशन में यहाँ पे देखिए एंजाइम्स के नाम, अगर एंजाइम्स के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप देख लीजिए कि पहला जो एंजाइम है जिसे हम E1 कह रहे हैं, ये जो आपके पास E1 है, ये क्या है, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। ये करता क्या है, कार्बोक्सिलेशन करता है और पाइरुवेट को ऑक्सीडेशन करता है, और इसके लिए जो कोफैक्टर चाहिए होता है वो TPP चाहिए होता है। नेक्स्ट में क्या है कि डाइहाइड्रोक्सिल लिपोइल ट्रांसएसिटाइलेज जो है, ये आपका E2 है, एंजाइम का दूसरा सब यूनिट। ये क्या करता है, कैटालाइज करता है एसिटाइल ग्रुप पे कोए के ट्रांसफर को, कोएंजाइम का जो ट्रांसफर है एसिटाइल ग्रुप पे वो ये कराता है। इसके लिए जो फैक्टर चाहिए होता है वो लिपोलिक एसिड और आपके पास कोए एंजाइम या कोए जो है वो होना चाहिए। थर्ड में आपके पास क्या है, डाइहाइड्रोलिपोपॉलिस डिहाइड्रोजिनेज जो है, ये क्या करता है, रीऑक्सीडाइज करता है डाइहाइड्रोलिपोमाइड एसिड को, और यहाँ पे जो कोफैक्टर चाहिए होता है वो FAD होता है। थोड़ा सा चीज और देख लेते हैं रेगुलेशन के बारे में, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ही रहे हैं तो रेगुलेशन भी देख लीजिए। देखिए जैसे हमने ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन देखा था, वैसा ही कुछ इसका भी रेगुलेशन होता है। अगर एंड प्रोडक्ट ज्यादा होगा या फिर ATP ज्यादा होगा सराउंडिंग सेल में, तो ये स्टेप को ब्लॉक करेगा। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन और कोवैलेंटली मॉडिफिकेशन, मतलब 2 तरीके के रेगुलेशन देखने को मिलते हैं। जो E1 होता है, जो आपके पास E1 एंजाइम की सब यूनिट है, वो कैसे रेगुलेट होती है कि अगर सराउंडिंग में, मान लो ये सेल है, इसके सराउंडिंग में ATP का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो E1 सब यूनिट का क्या ATP क्या कर देती है, फॉस्फोराइलेशन कर देती है। E1 सब यूनिट जो है उसके किसी स्थान पे सेरीन रेसिड्यू, मतलब सेरीन अमाइनो एसिड इस प्रोटीन का जहां पे होगा, वहां पे क्या होगा कि ATP जाके उसका फॉस्फोराइलेशन कर देगी, और जैसे ही ATP का फॉस्फोराइलेशन होगा वैसे ही क्या होगा कि ये जो है ब्लॉक हो जाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा E1 सब यूनिट। अगर E1 सब यूनिट काम नहीं करेगा तो पाइरुवेट से आपका एसिटाइल नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में क्या है कि अगर सेल में ATP ज्यादा है तो ये फॉस्फोराइलेशन कर देगा इसका और प्रोसेस रुक जाएगी। अगर सेल में ATP जैसे ही कम होगी वैसे ही यहाँ से ये फॉस्फेट को रिमूव कर लिया जाएगा और ये फिर से एक्टिव स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये E1 का रेगुलेशन है। E2 और E3 के रेगुलेशन में क्या होता है, देखिए E2 जो है वो इनहिबिट होता है एसिटाइल कोए। अगर सेल के अंदर जो एंड प्रोडक्ट है पाइरुवेट ऑक्सीडेशन का एसिटाइल कोए, अगर वो ज्यादा है सेल के अंदर, तो E2 प्रोटीन को इनहिबिट कर देगा। मतलब कि हमें क्या करना है कि आपको मैंने कल ही एग्जांपल बताया था कि अगर फैक्ट्री में माल, कच्चा माल आया है, प्रोडक्ट बहुत सारा बना है, सेलिंग नहीं हुई, तो कंपनी में माल बनाना बंद कर दिया जाता है। सेम वैसा ही है कि अगर सेल के पास कोए ज्यादा है, अगर कोए ज्यादा है तो प्रोसेस की जाएगी, अगर वहीं पे एसिटाइल कोए सेल के अंदर ज्यादा है तो प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि ये कोए जो है, ये जब एसिटाइल के साथ जुड़ता है तभी हमारे पास एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है, एसिटाइल कोए का फॉर्मेशन होता है। अगर इस सेल के अंदर ये ज्यादा होगा तो इस प्रोसेस को इनहिबिट कर दिया जाएगा। अगर सेल के अंदर ये ज्यादा होगा, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कम है, तो इसको जो है कि एक्टिवेट करा दिया जाएगा। ये सिंपल सी बात है। और E3 का अगर हम देखें तो E3 जो सब यूनिट है, ये सेल के अंदर NADH की मात्रा पर डिपेंड करती है। अगर सेल के अंदर NADH की मात्रा ज्यादा होगी तो E3 को इनहिबिट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए NADH की मात्रा अगर ज्यादा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फॉर्म में हमारे पास ATP बनाने की अदर सोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर ATP की मात्रा अभी भी अवेलेबल है या होगा, तभी ETA साइकिल में ये अभी तक एंटर नहीं किया होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि सेल के अंदर अभी भी ATP बन रही है या ATP सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ET को इनहिबिट कर दिया जाएगा। पाइरुवेट जो है वो एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ये जो है इनके रेगुलेशन की बात है। अगर मैं सिंपली आपको एक बार थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूं
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि अगर हम रेगुलेशन ऑफ पायरुवेट ऑक्सीडेशन की बात करें तो हमारे पास 3 जो है कि एंजाइम सब यूनिट थे, E1, E2 और E3। E1 का जो रेगुलेशन है ये फॉस्फोराइलेशन से होता है, फॉस्फोराइलेशन से। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर लिखा होने की वजह से आप लोग थोड़ा सा कम समझ पाए होंगे। तो देखिए ये मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मैट्रिक्स है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स। हम पूरा माइटोकॉन्ड्रिया बनाने नहीं जा रहे हैं, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स है। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर एटीपी ज्यादा होती है, क्या होती है, एटीपी का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, तो यहाँ पे नॉर्मली जो ये E1 सब यूनिट प्रेजेंट होगा, मतलब कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज जो प्रेजेंट होगा, इसका ये एक प्रोटीन ही होगा क्योंकि एंजाइम है, एंजाइम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेरीन होगा, सेरीन अमाइनो एसिड। तो ये एटीपी क्या करता है, इस सेरीन के साथ जुड़ जाता है और यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। जैसे ही इस E1 का फॉस्फोराइलेशन होगा वैसे ही ये बेचारा क्या होगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। जब ये इनएक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा कि सब यूनिट में 3 लोग हैं। अब आलू की कंपनी है, अब आलू धुला ही नहीं जा रहा है, उसको छिला नहीं जा रहा है, वो सब यूनिट खराब हो गई, वो मशीन खराब हो गई जिससे आलू को छिला जाता था, उसकी चॉपिंग हो रही थी, तो आगे का स्टेप भी बंद हो जाएगा। वैसे ही अगर E1 खराब हो गया तो क्या होगा कि कार्बन जो CO2 रिलीज हो रही थी वो CO2 रिलीज नहीं हो पाएगी, इसका मतलब पायरुवेट एसिटाइल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, स्टेप ब्लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है। और अगर इस सेल में मान लो एटीपी जो है वो बहुत कम हो गया, एटीपी जो है वो बहुत कम हो गया, एटीपी जो है वो सेल में कम हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जैसे हमारे घर में कोई चीज की कमी होती है तो हम लोग खोज खोज के वो सामान घर में कहीं भी पड़ा रहता है उसे सब निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको घर में, तो आप क्या करते हो कि घर में हर जगह जहां पे पॉसिबल हो सकता है कि आपने कभी पैसा आपके पास जब रहा होगा, रख दिया होगा, हर जगह हम खोजते हैं। लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर पैसा रहता है, पॉकेट मनी मिलती रहती है, तो ठीक है भाई, जो सामने है उसको खर्च किया, नहीं तो नहीं किया। वैसे ही तो जैसे जब एटीपी इनके सेल में नहीं होती तो हर जगह से जहां से पॉसिबल हो सकता है इनको एनर्जी गेन करना, वो वहां से करते हैं। तो यहाँ का एटीपी जो है वो यूटिलाइज हो जाता है, तो ये जो है सेरीन रेसिड्यू जो है वो फ्री हो जाता है और ऐसी कंडीशन में जो E1 प्रोटीन है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये E1 का रेगुलेशन है। अगर इसी तरीके से हम E2 के रेगुलेशन की बात करें तो E2 का जो रेगुलेशन होता है वो एसिटिल कोएंजाइम की वजह से होता है। किसकी वजह से, एसिटाइल कोएंजाइम की वजह से, एसिटाइल कोए की वजह से। देखिए अभी अभी हमने क्या देखा है कि जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोए में, एसिटाइल कोए में। और इस पायरुवेट के एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होने के बीच में क्या होता है, किसको किसके साथ ऐड करना पड़ता है, कोएंजाइम के साथ ऐड करना होता है। तो जब हम पायरुवेट को एसिटाइल कोए के साथ ऐड करते हैं तो देखिए अगर किसी सेल में, मान लेते हैं ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, अगर किसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में CoA का मात्रा ज्यादा है, क्योंकि देखिए ये रिएक्शन क्या है, अगर मान लो अगर ये जो है, ये मान लो किसी सेल में 50 है, तो अगर ये 50 में से 40 जो है वो CoA के फॉर्म में है, इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 10 ऐसी होंगी जो एसिटाइल कोए के साथ जुड़ी होंगी, है ना। क्योंकि किसी भी सेल में किसी भी जो सबस्टेंट होता है, कोई मॉलिक्यूल होता है, वो एक लिमिटेड नंबर में होता है, उसी का क्या होता है कन्वर्जन इस फॉर्म से उस फॉर्म में, उस फॉर्म से उस फॉर्म में होता रहता है। तो अगर एसिटाइल जो है वो कोए के फॉर्म में ज्यादा है, इसका मतलब इनडायरेक्टली रूप में आप कह रहे हैं कि एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्म कम है। अगर कोए जो है वो एसिटाइल के साथ लिंक्ड फॉर्म में ज्यादा है, इसका मतलब एसिटाइल जो कोए जो है वो फ्री फॉर्म में कम है। ये चीज तो समझ रहे हैं। तो अगर सेल के अंदर कोए ज्यादा होता है, इसका मतलब है कि एसिटाइल कोए जो है वो कम है। तो ऐसी कंडीशन में जो E2 एंजाइम है, ऐसी कंडीशन में जो E2 एंजाइम है उसे एक्टिवेट कर दिया जाता है, वो एक्टिव फॉर्म में रहती है। अगर सेल के अंदर क्या है, E2 एक्टिव रहती है अगर सेल के अंदर जो है कोए का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, और अगर सेल के अंदर कोए का कंसंट्रेशन कम होता है तो ऐसी केस में क्या होता है, E2 एंजाइम जो है वो इनहिबिट हो जाती है। सेम आप अपोजिट भी लिख सकते हैं, अपोजिट आप किसके साथ लिख सकते हैं, एसिटाइल कोए के साथ। अगर एसिटाइल कोए ज्यादा है तो E2 इनहिबिट हो जाएगा, और अगर एसिटाइल कोए कम है तो E2 जो है एक्टिव रहेगा। तो ये रेगुलेशन की बात हो गई। थर्ड अगर हम बात करते हैं थर्ड एंजाइम की, तो ये NADH की कंसंट्रेशन से रेगुलेट होती है। NADH का कंसंट्रेशन कैसे, सेम चीज आपको फिर से देखनी होगी कि देखिए इस प्रोसेस के थ्रू
NaDH का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से प्रोसेस के थ्रू? कि जब हमारे पास पाइरूवेट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एसिटाइल कोए में, जब पाइरूवेट कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल कोए में, तो ये जो है, ये जो स्टेप है, यहाँ पे आपको NaDH बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको NaDH जो है वो सिंथेसाइज होता हुआ दिखाई देगा। तो जब यहाँ पे NaDH बन रहा है इस प्रोसेस के फलस्वरूप, और सपोज करिए कि एक सेल के अंदर इनका भी नंबर लिमिटेड होगा, चाहे वो NAD पॉजिटिव के फॉर्म में रहे, चाहे वो NaDH के फॉर्म में रहे। तो अगर इस कंडीशन में या इस रिएक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि किसी सेल में NAD पॉजिटिव का नंबर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हम कह रहे हैं कि उस सेल में NaDH कम है। NAD पॉजिटिव अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि NaDH जो है वो कम है। और अगर उस किसी सेल में NaDH ज़्यादा है, इसका मतलब है NAD पॉजिटिव का मात्रा कम है। तो अगर NAD पॉजिटिव कम है, इसका मतलब है, अगर मान लो NAD पॉजिटिव कम है, इसका मतलब है कि NaDH जो है वो ज़्यादा है। अगर किसी सेल में NAD पॉजिटिव कम है, इसका मतलब है इस सेल में NaDH के फॉर्म में जो NAD है वो ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में अगर NaDH है तो हमें और एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास अभी सफिशिएंट एनर्जी है। तो ऐसे में जो E3 एंजाइम है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, E3 एंजाइम जो है हम क्या करते हैं, मतलब बॉडी ऐसा करती है कि E3 एंजाइम इनहिबिट हो जाती है। अगर इसका जस्ट अपोजिट हम देखें कि किसी सेल में NAD पॉजिटिव जो है वो ज़्यादा है और NaDH जो है वो कम है, अगर NaDH जो है वो कम है, NAD पॉजिटिव जो है ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास NAD पॉजिटिव ज़्यादा है, इसका मतलब NaDH कम है। और अगर NaDH कम है, इसका मतलब शरीर को और एनर्जी चाहिए, उसके पास एनर्जी के जो फॉर्म्स है वो प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसे में क्या है, E3 एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। ऐसे में जो है E3 एंजाइम क्या करती है, एक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है, और इस तरीके से हमारा प्रोसेस रेगुलेट होता है। सो आई होप कि आपको पाइरूवेट ऑक्सीडेशन समझ में आया होगा। सिंपली आपको बस ये समझना है कि पाइरूवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होता है। इस स्टेप में 3 प्रोसेस होती है, एक CO2 रिलीज होता है, NaDH फॉर्म्ड होता है, और इसके साथ ही साथ कोए एंजाइम जो है वो एसिटाइल के साथ जुड़ जाता है। 3 एंजाइम्स से मिलकर ये सब यूनिट बने होते हैं, E1, E2 और E3, और इसके साथ 5 जो है वो को फैक्टर्स होते हैं। हमने देखा TPP, लिपोलिक एसिड, और कोए एंजाइम, NADA और FAD। तो ये क्या है, ये हमारे पास को फैक्टर्स हैं जो कि इस एंजाइम को काम करने में हेल्प करते हैं। हमने इनका रेगुलेशन भी देख लिया। अगर आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना तो आप बस इतना याद कर लीजिए कि पाइरूवेट को एसिटाइल कोए में कन्वर्ट करने की प्रोसेस पाइरूवेट ऑक्सीडेशन कहलाती है। इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जो एंजाइम काम करता है उसे पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। इस एंजाइम इसमें भी जो काम करता है उसमें आपका CO2 रिलीज होता है, NaDH फॉर्म्ड होता है। एक पाइरूवेट को एक एसिटाइल में कन्वर्ट करने में एक NaDH हमको मिलता है। तो एक ग्लूकोज से हमारे पास 2 NaDH बन चुके थे, इसका मतलब है हमें यहाँ पे 2 ATP जो है, 2 NaDH जो है वो मिल जाएंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर हम इसमें क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू करेंगे तो ना तो क्रेब्स साइकिल खत्म हो पाएगी और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कल की क्लास से हम लोग क्रेब्स साइकिल डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ क्रेब्स साइकिल का भी रेगुलेशन, उसका मैकेनिज्म, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी काउंटिंग, उसे भी हम लोग कल की क्लास में डिटेल में देखेंगे। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।